preparing to record the meeting. Recording is on. अब लिखते हैं रिकॉर्डिंग इज ऑन, तो रिकॉर्ड हो रही है क्लास आपकी, मतलब एज इट इज, मतलब जितना जो हम यहाँ पे करेंगे अब अभी के बाद, जो हम बोलेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप पूछेंगे, एवरीथिंग विल रिकॉर्ड, ओके। और ये आप बाद में देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, करें स्टार्ट करें। यस टाइप करो जरा, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, या वाई टाइप करना है। यस के लिए आप वाई टाइप कीजिए, चाहे तो यस टाइप कीजिए जरा, सारे लोग जितने भी हैं। गिरीश है, निधि है, प्रियांशु है, शुभम है, विजय है, त्रिलोक है, शशांक है, प्रियांशु है, कौन है भाई, नौटियाल दीप कन्या है, दीपेंद्र है, सुमन है, दीक्षा है, रेशमा है, सुरेश है, अंबिका है, सबके नाम मेरे को दिख जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लास्ट डे की क्लास में जो हमने क्लास में पढ़ा था, यस जशनीत है, प्रवेश नौटियाल है, तो जो हमने पढ़ा था क्लास में वो था कि भाई ज्वालामुखी क्या होते हैं और ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, और ज्वालामुखी से ज्वालामुखी के कारण क्या क्या होते हैं, ये शायद हमने यहाँ तक किया था। अब दोस्तों अभी जो हम इस क्लास में बात करने वाले हैं वो है ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। यहाँ से करते हैं ज्वालामुखी प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी का वितरण, ये दो टॉपिक हम खत्म करेंगे इसमें, मैप के साथ, मैप भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब है ज्वालामुखी के प्रकार, ये वाला टॉपिक है दोस्तों हमारे पास अभी, ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार। अगर दोस्तों आपसे कोई ये पूछता है सीधा सीधा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होता है 3 प्रकार के, ठीक है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं वोल्केनोस, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। दिख रहे हैं ना आपको जो मैं लिख रहा हूँ, जरा यस टाइप करो। तो फर्स्ट डे की क्लास है दोस्तों, देखो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आ रही है ना ये ज्वालामुखी, अच्छा ज्वालामुखी अशुद्ध लिख दिया, आ रहा है ना लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाँ ग्रेट, ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताते रहिएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं आप वहाँ पे, और साथ में ये तो फिर आप ऑडियो में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा ज्वालामुखी, ठीक है। अब ज्वालामुखी 3 प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, एक को बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। इसकी क्या खास बात होती है, रेशमा करिए, नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत हो सकती है, आपके पास नेटवर्क कम होगा रेशमा, तो आपके पास आप ना रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, या फिर थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे नेट आता है तो आपको साफ दिखने लगेगा, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पे क्या हो गया यार, सक्रिय, ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी क्या खास बात होती है कि जो इसकी विशेषता होती है कि लावा इत्यादि जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ लगातार निकलते हैं, लगातार निकलते रहते हैं, लगातार निकलते, बस इतना ही काफी है, लगातार निकलते हैं। सक्रिय का मतलब क्या होता है कि सक्रिय का मतलब होता है कि जो लगातार कार्य कर रहा है। तो ये जो ज्वालामुखी हमारा है यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी क्या विशेषता होती है कि वहां से जो पदार्थ निकलते हैं, लावा निकलता है, जो हमने 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे, ठोस, द्रव और गैस, जो ये तीनों पदार्थ होते हैं, ये तीनों ही पदार्थ वहां पे लगातार निकलते रहते हैं, ठीक है। और सवाल ये आता है कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो जिनसे पदार्थ लगातार निकलते हैं उनको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। और इससे बड़ा सवाल दोस्तों जो आता है कि दुनिया के मुख्य मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। जैसे आप वो पूछेगा मोनालोवा कैसा ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली कैसा ज्वालामुखी है, ये पूछेगा आपसे सवाल, ठीक है। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस की यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, और जहाँ पे हमने क्लास में खत्म किया था ना ज्योग्राफी वाला टॉपिक, वहीं से स्टार्ट आगे की तरफ आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन इनमें से आएंगे आपके पास, ठीक है। उदाहरण, तो उदाहरण में क्या क्या आएगा, जैसे एक ज्वालामुखी है दोस्तों कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। तो पहली जानकारी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है, तो हम कह रहे हैं कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा मुद्दा इसी में से सवाल उठ जाएगा कि कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी है कहाँ, तो हमें वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वेडोर। इक्वेडोर कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका भी लिख दिया दोस्तों, और एंडीज, एंडीज पर्वत का नाम है, ठीक है, एंडीज पर्वत। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो हमें किसी भी ज्वालामुखी के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, किस पर्वत पर है,
और वो किस टाइप का ज्वालामुखी है। ये 3 इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोटोपैक्सी हो गया, एक ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ। मोना लोआ ये बहुत चौड़ा ज्वालामुखी है। ये कहाँ पड़ता है जी? हाँ, ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप का मतलब क्या है? हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है जी? यूएसए में पड़ता है। भले यूएसए का मतलब है यूएसए देश में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। मैंने आपको एक बात बताया था कि जो ये हवाई द्वीप है इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा, स्क्वायर ऑफ पैसिफिक ओशियन इसको बोला जाता है। तो ये वहां पड़ता है मोना लोआ, और ये काफी चौड़ा विशालकाय ज्वालामुखी है। तो एक तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको पता लग रहा है। एक ज्वालामुखी है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता है, वह है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ये वाला ज्वालामुखी, जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये इटली में है दोस्तों। इटली में, इटली का मतलब इटली में है और भूमध्य सागर में है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, भूमध्य सागर में। और इसको बोला जाता है दोस्तों, भूमध्य सागर आपको खुद ही पता लग जाएगा, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं, लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ऐसा समझेंगे, लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोलते हैं, और ये इटली में है। ये भी आपने ध्यान रखना। राहुल गांधी का मामा कोट है ये, राहुल गांधी का मामा कोट मैंने आपको बताया था एक बार, यूरोप में पड़ता है ये, ठीक है। तो मतलब सवाल क्या बनेंगे? कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है, मोना लोआ कैसा ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है। एक सवाल तो ये बनेंगे। दूसरे सवाल बनेगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, मोना लोआ कहाँ है, स्ट्रोम्बोली कहाँ है। और इस तरह के सवाल अगर किसी ज्वालामुखी के बारे में है तो वो क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। ओके, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात दोस्तों? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यस टाइप कीजिए सारे लोग जरा। ओके, सुन रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तब सही है, तब सही है। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएंगे मैसेज बॉक्स में, यहाँ पे जो मैसेज वाला सेक्शन है हमारा, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, और या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और नोट साथ में बनाते जाइए, ठीक है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यस, साउंड स्लो, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आपके पास होगी दोस्तों, यहाँ पर नहीं है वो प्रॉब्लम, यहाँ पे वो एकदम सही है, ठीक है। तो एक बात ये बात हो गई। एक ज्वालामुखी है दोस्तों पिनाटुबू, पिनाटुबो भी एक ज्वालामुखी है, पिनाटुबो। ये वाला पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में है, फिलीपींस। दोस्तों आपको मैं ये काम दे रहा हूँ, आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। एक ज्वालामुखी का नाम है एटना, माउंट एटना, ये भी इटली में है, ठीक है दोस्तों। एक ज्वालामुखी का नाम है बैरन, बैरन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में। और भारत के कहाँ है ये? अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार में, अंडमान निकोबार में। और ये अकेला ज्वालामुखी है दोस्तों जो भारत में स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मनीला, वेरी गुड। जसनीत, रेशमा, सुमन बिजलवान, प्रियांशु नोटियाल, इन लोगों को पता है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। थैंक यू। शिल्पा, शिल्पा को भी पता है। चलिए अच्छी बात है, बधाई आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये बात है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी की मुखियों की ये एक लिस्ट बनी। तो साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे तो उसका ये फायदा होगा कि देखो अभी आपके नोट्स भी बन गए और आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में लिखना पड़ेगा इसे। और ये क्लास मैंने यहाँ पे ले ली है, ये अब मैं क्लास में नहीं लूंगा, ये मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि क्लास में ना लेनी पड़े और हम इसको आराम से कर पाए, ठीक है, इसलिए बताया। तो दोस्तों ये बात हो गई, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप के ज्वालामुखी होते हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो दूसरे टाइप के ज्वालामुखी होते हैं उनको बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, उनको बोलते हैं दोस्तों सुसुप्त ज्वालामुखी, सोए हुए ज्वालामुखी। अब तो फिर इनकी क्या विशेषता होगी भाई? जैसे ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इनकी विशेषता है कि लावा इत्यादि पदार्थ निकलता रहता है, ठीक है। अब सुसुप्त ज्वालामुखी की विशेषता क्या होगी कि जो लावा होता है, लावा इत्यादि पदार्थ होता है, यहाँ पे लिखेंगे लावा इत्यादि पदार्थ समयांतराल, ऐसे लिखना पड़ेगा, समयांतराल पर निकलता है, इसमें से समयांतराल पर निकलता है। समयांतराल का मतलब है जैसे समयांतराल का मतलब है जैसे इस साल निकला है, फिर 10 साल बाद निकल रहा है, कभी 15 साल बाद निकल रहा है, कभी 5 साल बाद निकल रहा है।
तो ऐसा हुआ ना कि वो सोया हुआ है, सोया हुआ हो उसका मतलब कि अभी वर्तमान में सोया हुआ है और फिर जागेगा बीच बीच में, तो वो सोया हुआ ज्वालामुखी है। अब इनकी भी एक लिस्ट बनाते हैं कि दुनिया के सोए हुए ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, ठीक है, दुनिया के सोए हुए ज्वालामुखी कौन कौन से हैं उनके भी हम यहाँ पे अब नाम लिखेंगे। जैसे सबसे फेमस ज्वालामुखी है वसुवियस, वसुवियस एक ज्वालामुखी का नाम है दोस्त, ठीक है, ये सोया हुआ ज्वालामुखी, ये कहाँ पड़ता है, इटली में, वसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। एक दूसरा ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजियामा, ये बहुत फेमस है, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है इसका आपको दोस्तों नाम याद रखना पड़ेगा, ये जापान में है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि दुनिया का कौन सा ज्वालामुखी है जिसकी पूजा की जाती है, जिसको लोग पूजते हैं, जापान के लोग इस ज्वालामुखी को पूजते हैं। देखो जापान के लोग ना अलग एटीट्यूड के लोग हैं, वहां इतनी सारी आपदाएं आती हैं फिर भी वो लोग प्रगति कर रहे हैं, तो उन लोगों ने आपदाओं के बीच में अपने को सक्षम बना के रखा हुआ है। और हम भारतीय सारी समस्याएं न होने के बावजूद भी समस्या बने बैठे हैं, मनुष्य ही समस्या है यहाँ पे, तो है कि नहीं, फ्यूजियामा। तो क्या देखेंगे, एकमात्र, ऐसा ऐसी जानकारी कभी कभी पूछी जाती है, एकमात्र पूजा जाने वाला ज्वालामुखी, बस इतना सा दिखना है हमको। ज्वालामुखी का नाम याद करना है दोस्त, देखिए इसमें से पढ़ना क्या है, हमने याद करना है कि कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी किस देश में है, ये सवाल आएगा पेपर में। और दूसरा हमने याद करना है कि कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी, ये दो चीजें हमने याद करनी है मुख्य रूप से, ठीक है। तो फ्यूजियामा के बाद जो ज्वालामुखी हो जाएगा वो है, अगला है काकाताओ या क्राका, क्राका लिखा होता है, क्राकाताओ ज्वालामुखी, ठीक है, कैसे लिखना है दोस्तों वहां पे, क्राका क्राकाताओ, ठीक है। तो क्राकाताओ जो ज्वालामुखी है ये दोस्तों इंडोनेशिया में है, इंडो सर पूजा जाता, इट मीन्स सिंपल है दोस्त, इंडोनेशिया, वो लोग पूजा करते हैं उसकी, आराधना करते हैं उसकी, वो देवता मानते हैं उस ज्वालामुखी को, क्योंकि जो ज्वालामुखी होते हैं ना दोस्तों ये हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये फायदा भी पहुंचाते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं ना वहां से खनिज संपदा निकलती है, काली मिट्टी निकलती है, नई मिट्टी निकलती है, उसमें खेती बाड़ी अच्छी होती है। तो क्योंकि जापान में खनिज संसाधन नहीं है और इस ज्वालामुखी से 5 साल 10 साल बाद जो उद्गार होता है उनमें से खनिज निकलते हैं, तो इसलिए वो उसको उपयोगिता को देखते हुए वो उसकी पूजा करते हैं, ओके, यस, वो थोड़ा रियलिस्टिक लोग होते हैं। आपको पता है एक बार शिंजो अबे, आप में से किसी का ऑडियो ऑन है यार, मैं देखता हूँ, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए दोस्तों, आप में से किसी का ऑडियो ऑन है, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप अपना ऑडियो ऑफ रखिए, ठीक है। तो देखिए वो थोड़ा ना अलग से टाइप के लोग होते हैं जापान के लोग। जापान के एक प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, तो वो भारत आए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि वाराणसी चलिए, आपको जो है गंगा आरती कराते हैं, तो 1 घंटे की होती है वहां पे गंगा आरती, तो 1 घंटे शिंजो अबे खड़े रहे और मोदी जी भी खड़े रहे। आपको पता है आरती खत्म होने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जी इतना सारा समय जब आपके पास है तो आप लोग मेट्रो ट्रेन का क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने, हमने जापान से किया था वो एग्रीमेंट अहमदाबाद से, और मेट्रो ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो सुपर फास्ट ट्रेन जाएगी उसका एग्रीमेंट हमने जापान के लोगों से किया, जापान से किया। तो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो 1-1 घंटे आप लोग खड़े रह सकते हैं नदी के किनारे, तो आप लोगों को जरूरत क्या है वहां पे बुलेट ट्रेन चलाने की। अब लगाइए, अलग सेटअप के लोग हैं, उनका माइंड अलग है, और हमें लगता है कि पूजा में तो खड़ा रहना ही चाहिए, और वो कह रहे हैं कि ये तो समय की बर्बादी कर रहे हैं आप, अगर आपके पास इतना सारा टाइम है 1.5-1 घंटे 2-2 घंटे खड़े रहने का, तो आपको मेट्रो बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, इसका मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है। देख रहे हैं वो थोड़ा अलग सेटअप के लोग हैं, वो उपयोगिता के हिसाब से फ्यूजियामा की पूजा करते हैं, न कि किसी धार्मिक भावना या किसी और भावना में आकर के, ठीक है। तो ये दोस्तों ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है, क्राकाताओ। एक ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी पड़ता है भारत में, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। एक ज्वालामुखी का नाम है किलिमंजारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना जरूर किसी कारण से बोल रहा हूँ, ठीक है। किलिमंजारो ये कहाँ पड़ता है, ये तंजानिया और केनिया की सीमा पे पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। आप अफ्रीका महाद्वीप का मैप निकालेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है, अफ्रीका में है ये वाला, ठीक है। एक है मोजाम्बिक, ज्वालामुखी का नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक एक ज्वालामुखी का नाम है, तो ये कहाँ पड़ता है,
मोजाम्बिक ज्वालामुखी इटली में पड़ता है, जबकि मोजाम्बिक नाम के देश की अगर आप बात करेंगे तो मोजाम्बिक नाम का देश अफ्रीका में पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस लिस्ट को भी आप तैयार कीजिए कि दुनिया के सुसुप्त ज्वालामुखी कौन-कौन से हैं। ठीक है, दुनिया के सुसुप्त ज्वालामुखी कौन-कौन से, दुनिया के सुसुप्त ज्वालामुखी कौन-कौन से हैं? वेसुवियस है, फ्यूजियामा है, क्राकाताओ है, नारकुंडम है, किलिमंजारो है ना, मोजाम्बिक है। और ये जो ज्वालामुखी हैं, एक तो आपने ये याद करना है कि ये सोए हुए ज्वालामुखी हैं, और दूसरा आपने क्या याद करना है कि ये कहाँ है। जैसे ये इटली में है, ये जापान में है, ये इंडोनेशिया में है। देश का नाम भी याद करना है। सवाल दोनों आते हैं, या तो ये आता है कि फला ज्वालामुखी किस प्रकार का है, या फिर आता है फला ज्वालामुखी कौन से देश में है। ठीक है, ये दो सवाल अहम हैं दोस्तों इनमें से। ठीक है, और तीसरे टाइप के ज्वालामुखी आ गए हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी ये कैसे हैं जी? मतलब सदियों से इनमें उद्गार नहीं हुआ होगा, उद्गार नहीं हुआ, मतलब बहुत समय पहले इनमें उद्गार हुआ होगा। और क्योंकि बहुत समय पहले उद्गार हुआ होगा तो लोगों ने इनका नाम रख दिया ज्वालामुखी की लिस्ट में। लेकिन मतलब काफी सदियां बीत गई हैं, 100 साल में कभी अचानक से मलबा निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है, तो इनको बोलते हैं डेड, मतलब मृत बोलते हैं इनको। ठीक है, और ऐसे ज्वालामुखी कौन से हैं जी? एकांगुआ ज्वालामुखी का नाम सुना होगा आपने। ये इटली में है, ये इटली में है। कौन से पर्वत पर? एंडीज पर्वत पर। ठीक है, तो एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है। एक ज्वालामुखी का नाम है चिम्बाराजो। तो ये चिम्बाराजो नाम का ज्वालामुखी है, ये भी इक्वेडोर में है। इक्वेडोर, ये वाला ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। चिम्बाराजो बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? चिम्बाराजो दोस्तों, चिम्बाराजो बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक और ज्वालामुखी है पोपा ज्वालामुखी। ये पोपा ज्वालामुखी कहाँ है जी? म्यांमार में। म्यांमार दोस्तों, यहाँ पे लिखना है म्यांमार में, ये म्यांमार में है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक है देव और कोह सुल्तान, दो ज्वालामुखी हैं, देव और कोह सुल्तान। ये वाले दोस्तों जो ज्वालामुखी हैं, ये वाले भी मृत ज्वालामुखी हैं, और ये इराक में है, इराक में। ठीक है, ये दुनिया के मृत ज्वालामुखियों की आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल गई। तो देखिए दोस्तों, क्या है इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं, एक ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 3 प्रकार के। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी। ये है जी 3 प्रकार के। अगर आपसे पूछते हैं कि कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, तो ये 3 प्रकार के। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर निकालना है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या है? जहां से लगातार मलबा निकलता रहता है, लावा। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो ठोस द्रव गैस, जिसमें कि द्रव में आपके पास जो निकलता है लावा पदार्थ, गैसों में साइट्रस क्या बोलते हैं सल्फर के और नाइट्रस के ऑक्साइड निकलते हैं, और साथ में जो जलवाष्प निकलती है, और वहां से ठोस पदार्थ निकलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था टफ निकलता है, स्कोरी निकलता है, लैपिली निकलता है, बम निकलते हैं, बोल्डर्स निकलते हैं, मतलब बहुत सारे पदार्थ वहां से निकलते हैं। तो अगर वो पदार्थ लगातार निकल रहे हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखियों की लिस्ट मैंने आपको ये बता दी है, दुनिया के मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी। फिर दूसरी चीज हो गई हमारे पास सुसुप्त ज्वालामुखी, जो सोए हुए हैं। सोए हुए का मतलब होता है कि किसी एक समय के अंतराल में वो विस्फोट होता है उनमें। तो वेसुवियस है, फ्यूजियामा है, क्राकाताओ, ये बड़ी लिस्ट बन गई। और मृत ज्वालामुखियों की यहाँ पे अन्य हमारी एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने ना याद करके रखनी है। ठीक है, बताइए जरा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको? क्या आपके दिमाग में वो सवाल बन गया है? मतलब 2 सवाल बनाने हैं। कौन कौन से सवाल बनाने हैं? कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है या मृत है या सुसुप्त है, एक तो ये सवाल बनाना है। और दूसरा सवाल बनाना है कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है, क्योंकि सवाल ये 2 पूछेंगे पेपर में, 2 में से एक सवाल आपको पूछा जाएगा। आप इनको ले लीजिए और इनके मजे लीजिए। ठीक है, यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हमारा था कि ज्वालामुखियों के प्रकार। अगला हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी का विश्व में वितरण, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी दोस्तों पाए जाते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। और बस क्लास हमारी इसके बाद क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, भीमा है, जसनीत है, सूरजमणि है, सुरेश राणा, स्वागतम, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, अजीता भी है, सुमन भी है, स्वागत स्वागत स्वागत। रेशमा है, चलिए बहुत बढ़िया। ओ, मधुमालिया भी है, ग्रेट।
तो ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों हम जो करने वाले हैं वो है दूसरा टॉपिक, और इसका नाम है ज्वालामुखियों का विश्व वितरण। ज्वालामुखियों का विश्व वितरण मतलब अब यहाँ से कौन से सवाल का हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हमसे जिसमें हमें ये पता करना है कि विश्व में कौन कौन से ज्वालामुखी हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, और किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी मिलते हैं, किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें मैं एक मैप भी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक मानचित्र भी यहाँ पे लाता हूँ, उस मानचित्र के ऊपर हम वो सारी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रुकिए जरा, थोड़ा सा रुकिए, प्लीज वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक मैप आएगा हमारा वोल्केनोस वाला, यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं, ठीक है। और उस मैप को लेने से होगा ये कि हमें पूरे विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक मैप भी निकाल लेते हैं, मानचित्र भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अच्छी फैसिलिटी है मैप देखने की। ये आगे दोस्तों देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप आ गया ना, यस टाइप करो जरा। ये मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे ये मैप क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है? ग्रेट, ठीक है, गुड 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 गुड। देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम जो देख पा रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे मेरा कर्सर भी दिखाई दे रहा है क्या चलता हुआ? यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो ये वाला हिस्सा है हमारा यहाँ पे, ये है प्रशांत, ठीक है, प्रशांत महासागर। और जो ये वाला एस आकार का एक महासागर दोस्तों हमें दिख रहा है, इस वाले का नाम है, इस प्रशांत वाले हिस्से का नाम है, ये वाले हिस्से का नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जो साइड में हमें यहाँ पे दिख रहा है, बीच बीच में लाल लाल धब्बे से हमें दिख रहे हैं, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय है, भूमध्य सागर है, ये वाला है, ठीक है। अब हम इस मैप को तो वापस बाद में देखेंगे। ज्वालामुखियों के विश्व वितरण की जब दोस्तों हम बात करते हैं, तो ज्वालामुखियों के संदर्भ में विश्व में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखाई देते हैं। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं ज्वालामुखियों के। विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र दोस्तों हमें दिखते हैं। पूरे विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र दिखते हैं। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मुख्य रूप से ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, मतलब विश्व में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, अगर कोई ऐसा पूछता है तो आपने क्या कहना है? आपने ये कहना है कि मुख्य रूप से ज्वालामुखी दुनिया के 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी को जो वितरण है ना पूरी दुनिया में, उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो 3 हिस्से? उनमें से मैं सबसे पहले नाम लिखना चाहता हूँ, वो है परिप्रशांत, ऐसे लिखना है, ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी इसको बोलते हैं दोस्तों, अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ की पेटी, ठीक है। अब ये मैप हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ना, इस पे भी हम जस्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे प्रशांत महासागर दिख रहा है दोस्तों? क्या आपको यहाँ पे प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है? दिखाई, यस टाइप कीजिए। क्या आप प्रशांत महासागर को देख रहे हैं? यहाँ पे ये जो आपकी स्क्रीन पर ठीक सामने आपको दिख रहा है ना, आपको प्रशांत महासागर तो दिख रहा है ना, इसमें ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब यहाँ पे जबरदस्त बात क्या है कि जो ये प्रशांत महासागर, हाँ, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे काले काले धब्बे दिख रहे हैं और लाल लाल धब्बे दिख रहे हैं, ये बना रखे चारों तरफ, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये काले और लाल धब्बे जो आपको दिख रहे हैं, असल में इनको ज्वालामुखी दिखाया गया है। और आप इस मैप को रीड कीजिए ना, यहाँ पे देखिए साइड में आप इसको रीड करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंबल भी बना रखे हैं, सिंबल भी बना रखे हैं कि इसमें दिखाया हुआ है इस मैप पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिव वोल्केनो और अर्थक्वेक रीजन। तो जो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ब्लैक ट्राइंगल, ये दिखा रहा है एक्टिव वोल्केनोस को, वोल्केनोस को। पूरे विश्व के एक्टिव वोल्केनोस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरे विश्व में एक्टिव वोल्केनोस। और इसी के साथ साथ में अर्थक्वेक रीजन में, भूकंप का क्षेत्र भी। मैंने आपको बताया था कि जहां जहां जिन जिन एरियो में अर्थक्वेक आते हैं या वोल्केनोस आते हैं, उन क्षेत्रों में भूकंप भी आते हैं, तो ये एक साथ ही आते हैं, ठीक है। तो काले काले धब्बे जो आप देख रहे हैं ना, एक्टिव वोल्केनोस के प्रतीक हैं वो। तो यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्तमान में दिख रहा है ना दोस्तों महासागर, ये वाले महासागर का नाम है प्रशांत सागर, ये वाला जो आपको अभी दिख रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक बेल्ट बन गई है, काले काले धब्बे बन गए ये सारे। और ये जो चारों तरफ निकल गए हैं ना, इन्होंने बना दिया एक घेरा बना दिया। क्या बना दिया इन्होंने? एक घेरा बना दिया। और इस घेरे को बोलते हैं दोस्तों
परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या विशेषता है इसके बारे में, क्या है इसका मतलब? इसका पहला मतलब है ये जो पेटी है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर है, फर्स्ट पर, ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो देखिए अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट को छू रही है पश्चिम की तरफ, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और आगे से एशिया के पूर्व में और ओसेनिया तक जा रही है, और लास्ट पॉइंट इसका जाता है एंटार्क्टिका तक। तो क्या लिखेंगे, इसका विस्तार कहां तक है कि दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के साथ एशिया और ओसेनिया, ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, ओसेनिया होते हुए एंटार्क्टिका तक इसका विस्तार है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार कहां तक है, तो हमें ये लिखना होगा। और सबसे जबरदस्त बात क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र में दुनिया के लगभग 70%, लगभग 70% ज्वालामुखी दोस्तों इसी क्षेत्र में आते हैं। 70% ज्वालामुखी मतलब दुनिया के जितने भी, अगर हम ये कहें ना कि दुनिया में 100 ज्वालामुखी आते हैं, तो 100 में से 70 ज्वालामुखी इसी एरिया में आते हैं। तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, तो आपको कहना है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, और इसी में आता है, देखिए जापान भी इसमें पड़ता है, जापान को तो ज्वालामुखियों का देश बोलते हैं नहीं, तो इसी में पड़ता है वो, ठीक है। और क्योंकि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, आग निकलती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रशांत, इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय इसको बोलते हैं, है ना, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन इसको बोलते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में ये पूछता है कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन का संबंध किससे है, तो हमारा आंसर होगा ज्वालामुखी से, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। और इसका नाम सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट क्यों पड़ा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों तरफ है ये, दैट्स ऑल। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डियर फ्रेंड्स, टाइप कीजिए जरा, यस टाइप कीजिए। समझ पा रहे हैं ना, वेरी गुड। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बात हमारी यहाँ पे ये भी बात होगी, ठीक है। सूरजमणि, सुरेश, एस राय, वेरी गुड, स्वागत है। कविता रावत, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके आगे क्या चीज है वो देखते हैं, ठीक है। दूसरी जो मधुमाल्या, वेरी गुड। तो अब इसमें जो दूसरा क्षेत्र है दोस्तों, देखो एक क्षेत्र तो हमारा ये वाला हो गया परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र जो हमारा होगा इसमें, वो दूसरा एरिया कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा एरिया दोस्तों हमारा हो जाएगा इसमें मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है मैं इसलिए ये इंग्लिश के वर्ड यूज करता हूँ ताकि आप लोगों का वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो ये कहाँ है, देखिए मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का मतलब क्या है कि महाद्वीपों के बीच में से जाती है। जैसे वो है ना परिप्रशांत महासागरीय पेटी, तो वो तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ है, तो उसको तो सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। लेकिन जो हमारा महाद्वीपों के बीच में से जाती है उसको बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। क्या बोलते हैं जी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ इसमें आपको देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ हमें यूरोप, ये अटलांटिक महासागर वाला जो हिस्सा है ना, आप इसके आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप कहाँ पे ध्यान देना है आपने, मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ पे ध्यान देना है। आपने इस समय यहाँ पर ध्यान देना है, इस तरफ, यहाँ पे ध्यान देना है, एक मिनट, इस तरफ ध्यान देना है। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एरिया दिख रहा है ना, ये तो अटलांटिक वाला एस दिख रहा है, इसके आगे दिख रहा है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, आगे की तरफ ये क्या बोलते हैं काकेशस माउंटेन है, इधर आपके ये ईरान इराक हो गया, ये पाकिस्तान के हिंदू कुश वगैरह और सुलेमान हो गया, यहाँ पे हिमालय हो गया। तो जो ये वाला बेल्ट, ये वाली बेल्ट है ना, इसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का मतलब महाद्वीपों के बीच का एरिया। और ये दूसरा मुख्य एरिया है दोस्तों जहां ज्वालामुखी आते हैं, दूसरा प्रमुख एरिया है जहां ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। तो ये एरिया कैसा है भाई, ये कौन सा एरिया है, अब हम इस बारे में बात करते हैं और इसके बारे में क्या फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? केनारी द्वीप से स्टार्ट होता है और भूमध्य सागर होते हुए ऐसे सवाल बनेंगे, भूमध्य सागर होते हुए और हिमालय यानी भारत से, हिमालय से और इंडोनेशिया तक दोस्तों इसका विस्तार है, इंडोनेशिया तक इसका विस्तार है। मतलब ये महाद्वीपों के बीचों बीच में ना आर पार है। अब देखेंगे फिर से एक बार वापस जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है इसमें, ये बेल्ट हमारी यहाँ से निकल रही है, केनारी द्वीप यहाँ पे पड़ते हैं विश्व के, आपको मैंने मैप के ऊपर बताया था। और यहाँ से भूमध्य सागर होते हुए और कॉकेसस माउंटेन से इधर पाकिस्तान होते हुए, ईरान इराक से पाकिस्तान होते हुए इधर हिमालय, और इस तरफ देखेंगे ना तो भारत के उत्तर से होते हुए सीधा इंडोनेशिया तक, और ये जुड़ जाती है किसके साथ? प्रशांत महासागर वाली पेटी के साथ, इस तरफ जुड़ जाता है ये। तो ये जो बीचों बीच वाला एरिया हमारा जा रहा है ना महाद्वीपों के बीच में, किस महाद्वीप के बीच में? ऊपर से यूरोप है, नीचे की तरफ अफ्रीका है, और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ यूरोप है, नीचे एशिया है, और आगे की तरफ जाएंगे तो एशिया के बीच बीच में से इंडोनेशिया को पार करेगी। तो इसको मध्य महाद्वीपीय पेटी बोलते हैं। ये इसका दूसरा हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। और दुनिया के लगभग 28% जो ज्वालामुखी हैं, 28% ज्वालामुखी इसी में आते हैं, 28% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये हो गए हमारे 98%, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब तीसरा जो क्षेत्र हमारा आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तीसरा क्षेत्र बहुत छोटा सा है। तीसरा क्षेत्र कौन सा है ज्वालामुखियों के लिए? तीसरा एरिया कौन सा है पूरे विश्व जहां ज्वालामुखी आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब इसमें चलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे सिर्फ अटलांटिक महासागर निकाल लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अटलांटिक ला दिया। अटलांटिक महासागर देखिए जरा थोड़ा सा, मैं ये रहा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसे ज्यादा हो गया जूम में, यहाँ पर थोड़ा देखिए इसे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वर्तमान में दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर वाला, ये बीच वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइसलैंड से लेकर के और दक्षिण की तरफ केनारी होते हुए और पूरा एंटार्क्टिका तक जो ये एरिया जा रहा है ना, मध्य अटलांटिक पेटी इसको बोलते हैं। तो ये भी ज्वालामुखी का एक एरिया है, जिसके बीच में हमें थोड़ा बहुत छिटपुट ज्वालामुखी मिलते हैं। तो वो एक तीसरा एरिया है। कौन सा एरिया है वो? उसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक पेटी, ये तीसरा एरिया दोस्तों। इसके अलावा कोई एरिया ही नहीं है पूरे विश्व में। अन्य जो बचता है सारे ज्वालामुखी वो इसके अंतर्गत आते हैं, और बाकी कोई छिटमुट थोड़ा बहुत ज्वालामुखी इधर उधर आते हैं तो वो अलग बात है। ये कहाँ से है? ये हमारा आइसलैंड नॉर्थ में, आइसलैंड से और केनारी होते हुए ये एरिया कहाँ तक जाता है? नॉर्थ अटलांटिक से केनारी होते हुए सेंट हेलेना जो द्वीप पड़ता है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। द्वीप और अंटार्कटिक तक जाता है। ये बेल्ट नीचे तक जुड़ जाती है, अंटार्कटिक तक जुड़ जाती है। तो ये वाला एरिया है, इसमें पूरे विश्व के लगभग 2% ज्वालामुखी इसमें विस्फोट होता है। बस 2% ज्वालामुखी, थोड़ा सा ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी कहने का मतलब, जो उस रेंज में आते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन से रेंज में आते हैं? प्रशांत महासागर वाली रेंज में। दूसरे कहाँ आते हैं? मध्य महाद्वीप में। और सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? परिप्रशांत पेटी ज्वालामुखियों की सबसे बड़ी पेटी है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। वापस मैप पे फिर जाके देखते हैं, अब यहाँ से हमें और अच्छा पता चलेगा। देखिए एक बेल्ट ये है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी में आते हैं, 70% आते हैं, और इसको प्रशांत महासागर का अग्नि वलय बोलते हैं। मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ आग का घेरा। तो एक तो ये वाला है, और दूसरा जो एरिया हमारे पास बनता है वो बनता है मध्य महाद्वीपीय, मतलब महाद्वीपों के बीच में से। तो यहाँ से भूमध्य सागर से होते हुए, हिमालय होते हुए और इंडोनेशिया तक जाता है। इसमें भी ज्वालामुखी आते हैं। और सबसे छोटा एरिया है इधर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में, क्योंकि इधर अमेरिकन और अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट आपस में चिपकती हैं, तो वहां पे ज्वाइंट होने की वजह से ज्वालामुखी आते हैं। आइसलैंड से स्टार्ट होते हैं, ग्रीनलैंड के पास में आइसलैंड पड़ता है, और इसके बीचों बीच में केनारी होते हुए और दक्षिण में सेंट हेलेना यहाँ पे पड़ता है, और नीचे एंटार्क्टिका तक ये जाता है। तो ये हमारा तीसरा क्षेत्र है दोस्तों, जहां ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तीसरा एरिया है ये। तो कुल कितने एरिया हो गए ज्वालामुखी के? कितने एरिया हो गए विश्व में? 3, परिप्रशांत,
और मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। तो कमाल की बात है कि ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के हैं और उनका विश्व वितरण अगर हम करें तो वो भी 3 क्षेत्र होते हैं। ओके, ये है दोस्तों, इसमें ज्वालामुखी वाले टॉपिक में हमारे पास ये मैटर है और मुझे आपको ये बताना था आज। अब ये है कि देखो आज आप जुड़ गए हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, किस तरीके से चलती हैं, ये आपको यहाँ पे पता चल गया है। अब भविष्य में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और मुझे टाइम रहेगा तो डेफिनेटली हम इजीली क्लास कर पाएंगे और आपका सिलेबस क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से भी कवर होगा और फटाफट भी कवर होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया आपको? और क्योंकि काफ़ी लोग तो हैं जो अन्य लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई हिस्ट्री की क्लास ले रहा है, कोई क्या कहते हैं हिंदी की क्लास ले रहा है, कोई उत्तराखंड की क्लास ले रहा है, तो कुछ लोग नए हैं। कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लगी है बताइए ज़रा। एक-एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए, एक शब्द लिखिए बस। कैसा लगा आपको? आपकी कमेंट लिखने की जो तरीका है ना वो भी पता चल जाएगा इससे आपको। प्रियांशु नोटियाल कह रहा है कि सर मैं पूरा लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड है ना क्लास, तो अभी मैं आपकी वीडियो यहाँ डालने वाला हूँ ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा। ठीक है, सुमन कह रही है अमेजिंग, विजय कह रहा है दिस इज वेरी गुड वे सर, थैंक यू थैंक यू। ममराज कह रहा है मस्त मस्त कलंदर। सुरेश कह रहा है प्रशंसनीय। अंबिका कह रही है अति अच्छी है सर, बहुत अच्छी है सर, अच्छी है। और कविता कह रही है अति सुंदर है। दीक्षा कह रही वेरी गुड सर। ओह शुक्रिया शुक्रिया। तो चलो दोस्तों, ये है क्लास आपकी आज के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और हम आपसे मिलते हैं कल सुबह, मिलते हैं ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं। जो लोग आजकल ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों को गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। जो सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, उनके लिए सत श्री अकाल, और जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए सलाम वालेकुम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओके गुड बाय। मिलते हैं आपसे कल, टेक केयर।